नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसेण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, समय पर दवा उपलब्ध कराने और अन्य सुविधाओं के लिए जानकारी। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों के सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। बजट को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना। सीएम धामी ने की घोषणा, बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस। लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद नकल नहीं होने का किया दावा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद हो रही है शुरू। प्रशासन ने तैयारियों को किया शुरू। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल। बंपर पैदावार की जताई जा रही उम्मीद। उत्तरी सितारगंज दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति के पहल किसानों की समस्याओं को लेकर हुई मीटिंग। सीएम धामी कर रहे हैं भूमिपुत्रों के लिए काम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसेण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता एवं मरीजों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। इस अवसर पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बन रहे 50 बेड के उपजिला चिकित्सालय के नवीन भवन की कार्य की प्रगति का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को इसका निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। आखिरकार देर रात गैरसेण विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उनके अनुसार सत्र में बजट के साथ साथ लोक महत्व के कई विधेयक पास हुए हैं। उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया। कल बजट सत्र मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय नेता सदन का और तमाम मेरे मंत्रीगण के अपने सहयोगियों का, तमाम अपने विधायकों का और सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके सहयोग से ये हमारा बजट सत्र अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आखिरकार भराड़ीसेठ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 4 दिन चले सत्र में प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास कराया तो साथ में नकल विरोधी कानून को भी सदन की मंजूरी मिल गई। वहीं सीएम धामी ने साफ कहा कि हमने जो बजट पेश किया वो सबको ध्यान में रखकर ही बनाया है। सीएम ने विपक्ष पर भी कई तंज कसे। कि वो कह रहे थे कि बजट निराशाजनक है और मैं मानता हूं कि हर वर्ग ने इस बजट की सराहना की है। आम जनता में, सामान्य जनता में बजट को लेकर एक बड़ा उत्साह का वातावरण है और मन में उनके भी अगर आशा होती तो उनको भी अच्छा बजट लगता। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली। गैरसैंण में हमारा जो ये सत्र रहा बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था। आप सब जानते हैं यहाँ गवर्नर, महामहिम गवर्नर का अभिभाषण था, बजट सेशन था और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बजट सेशन हमने पूरा किया है। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार पर बजट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदन में जो बजट पेश किया गया है वह जनता की आंख में धूल झोंकने का काम है। वर्तमान सरकार अपने पिछले बजट का केवल 60% ही खर्च कर पाई है और इस बार का बजट पिछले बार की तुलना में अधिक है। लेकिन जब पुराना बजट ही खर्च नहीं हो पाया तो इस बार जो बजट बढ़ाई गई है उसका क्या औचित्य। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2001 से 2017 तक प्रदेश का कुल
35,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं बीजेपी सरकार के आने के बाद 2017 में अब तक 99,749 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है, यानी कि कुल 1,34,769 रुपए का कर्ज प्रदेश पर अब हो चुका है। वहीं प्रदेश का जो कर्ज है उस पर 6,161 करोड़ रुपए का ब्याज दिया जा रहा है। केवल आंखों में धूल झोंकने का बजट है। जनता को लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। और उसमें जो सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का बजट है, वो केवल 60 करोड़ का है, जो नाकाफी है। और इसमें किसी प्रकार की टैक्सी वालों को, जो पर्यटन के मुख्य धारक होते हैं, या होटलियर्स जिनको कोरोना में बहुत भारी नुकसान हुआ, उनको लिए राहत का कोई भी पैकेज इसमें नहीं रखा गया, जो आपस में जिसकी हम निंदा करते हैं। जोशीमठ में हुई भूदसाव के बाद 2 माह से अधिक समय से तहसील में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जोशीमठ के लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षित जोशीमठ का संदेश लेकर पैदल देहरादून पहुंचने के बाद बुधवार को वापस जोशीमठ पहुंचने पर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों और जोशीमठ के लोगों ने उन युवाओं का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सत्ती का कहना है कि जोशीमठ की जनता अपनी मांगों को लेकर 2 माह से अधिक समय से धरने पर बैठी है, फिर भी सरकार द्वारा उनकी मांगों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक पूरे जोशीमठ को आपदा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया और न अभी तक सरकार द्वारा विस्थापन या पुनर्वास नीति बनाई गई है। जोशीमठ से युवाओं का दल 1 तारीख मार्च को निकला था पैदल यात्रा पर देहरादून के लिए, और इस यात्रा का मकसद था कि जोशीमठ की आपदा के बहाने जो विनाशकारी परियोजनाएं उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में बन रही, उसके बारे में जनता में जागृति लाना, ये संदेश देना, पर्यावरण बचाना, हिमालय बचाना, जोशीमठ बचाना ज़रूरी है। और ये भी बताना कि ये जो हिमालय है, जोशीमठ है, उत्तराखंड है, ये जो है पूरी मानवता की धरोहर है और इस धरोहर को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यही संदेश लेकर के लोग गए थे और जिस तरह से उस यात्रा का रास्ते में और देहरादून में स्वागत हुआ है, उससे ये लगता है कि ये यात्रा सफल रही है। लोगों डोईवाला नगर पालिका में आज एक कार्यक्रम में नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी 20 वार्डों के विकास कार्यों के लिए राज्य वित्त की निधि से 109 निर्माण कार्यों का आज डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी के साथ तमाम सभासदों ने ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने कहा कि डोईवाला नगर पालिका के विकास कार्य में अब तेजी आएगी। इसके साथ ही डोईवाला नगर पालिका के सभी वार्ड अब पक्की सड़कों से जुड़ेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज 5 करोड़ 8 लाख का ये सड़क निर्माण होगा, जिसमें सभी ठेकेदारों को यहाँ बुलाया गया है और उनको कागज़ दे दिया गया है। ये सभी 20 वार्डों में ये काम होगा। हाँ, लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये काफ़ी देर के बाद ये 5 करोड़ 8 लाख का वो आया है रुपया सड़क बनाने निर्माण करने के लिए। जल्दी पूरी होंगे? ये बहुत ही जल्दी पूरी होगी। ये राज्य वित्त के आयोग के अंतर्गत समस्त 20 वार्डों में 109 कार्य हैं, जिनकी कुल लागत 5 करोड़ 8 लाख है। और इसमें सीसी सड़कें हैं, इंटरलॉक टाइल्स हैं और नालियाँ निर्माण वगैरह का कार्य है। इनका जो कार्य समय अवधि है 90 दिवस के अंदर इन लोगों को कार्य पूर्ण करना है। इस संबंध में सबको ठेकेदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गुणवत्तापूर्वक और निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। आज जो हमने 109 वर्क ऑर्डर हमने जारी किया है माननीय अध्यक्ष जी और ईओ साहब के
के संज्ञान में लाते हुए ये 109 कामों के वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं। इनकी जो कॉस्ट बैठी है 5 करोड़ 9 लाख रुपए, 5 करोड़ 8 लाख रुपए बैठी है। और 88 जो कार्य थे जिनके कारण जो टेंडर मिस हो गए, जो टेंडर सही नहीं पाए गए या रिजेक्ट हो गए किसी कारण, वो कुछ दिन के बाद उनको निकाल दे, उनको भी अखबार में विज्ञप्ति प्राप्त की। देखिए जो कार्य सड़कें हो रही हैं, और मेरा सभी ठेकेदारों से आज अनुरोध है कि इसमें जो गुणवत्ता में विशेष ध्यान दिया जाए। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। इसके साथ ही खुद भी बल्ले पर हाथ आजमाए। यह प्रतियोगिता 17 से 19 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 19 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने सभी राज्यों की टीमों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छा खेल के प्रदर्शन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील की। इसके साथ ही विजेता टीम को जिले की ओर से 51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 25,000 रुपए नकद पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बल्ले पर अपने हाथ भी आजमाए और अपने पुराने दिनों के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हमारे जिला हरिद्वार के रुड़की में हो रही है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक अच्छा आयोजन यहाँ रुड़की में हो रहा और हमारे जनपद हरिद्वार के लिए गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हमारे हरिद्वार जनपद में रुड़की में हो रही है। और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं हृदय से इसके लिए बधाई भी देता हूँ, आभार भी करता हूँ। देखिए, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप हो, अगर उसकी मेज़बानी जिस स्थान को मिलती है तो उस स्थान के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। और एक अच्छी बात यह है कि लगभग 19 टीमों का इसमें प्रतिभाग भी हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का इसमें लगभग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। कुछ टीमें बता रहे हैं अभी और रास्ते में हैं। मेरी सभी खिलाड़ियों को और आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आपको लाइव ले चलते यूपी के संभल की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से हालचाल जान रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप यूपी के संभल से, जहां पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ संभल में कोल्ड स्टोरेज में हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में पीड़ितों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले। संभल में कोल्ड स्टोरेज में जो हादसा हुआ था उसमें घायल पीड़ितों से सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे। को जीवित बचाने का है। अब तक 11 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 5 का उपचार चल रहा है। 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को भेजा जा चुका है। मैं यहाँ पर एडमिट उन 4 लोगों से भी मिला हूँ जो यहाँ तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में है, जिनका उपचार चल रहा है और एक मेरठ रेफर किए गए हैं। धन्यवाद जी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। उसी तोता रटन अप्लाई उत्तर के बाद आंकड़ों में कुछ नहीं रखा। पहले तो प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनको कहते आप भावुक हो, आप मीडिया के सामने जाते ही भड़क उठते हो। अब भी कोई इसी प्रकार की 2-4 बातें कह के, और हमारे अब तक सदन के अंदर जिन मान्य सदस्यों ने जो बातें कही उनका हमें उत्तर मिलने वाला नहीं, ये मैं जानता हूं।
सवाल इस बात का है सभापति महोदय कि जिस विनियोग विधेयक के माध्यम से आज सदन से सरकार जो 4,03,547 करोड़ की बड़ी राशि की अनुमति ले रही है, और इसकी व्यवस्था होगी तो होगी कैसे? अभी जब सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य कह रहे थे कि आज एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो राशि सरकार अनुमति ले रही है, वो राशि सरकार की कुल बजट साइज 3,90,856 करोड़ 48 लाख से भी लगभग 13,000 करोड़ ज्यादा है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के बजट पैरा 267 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट जो इन्होंने अनुमान लगाया है 2,33,988 करोड़, और सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,58,883 करोड़, यानी ये जो 24,895 करोड़ के घाटे का बजट है। इस बजट में, इस बजट साइज को वित्त पोषित करने के लिए कौन से एक्स्ट्रा बोरोइंग आप करेंगे? सदन के नेता को जरूर इस बात को बताना चाहिए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस पेज 1 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें सरकार का ऑन स्टेट टैक्स रेवेन्यू है, कुल जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है 2,33,988 करोड़, और इसमें सरकार का खुद का ऑन टैक्स रेवेन्यू 1,14,159 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सा, ये आप ही की किताब है, 61,552 करोड़, और केंद्रीय सहायता 33,981 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 24,284। यहां मुझसे पहले बोलते हुए बहुत से सत्तारूढ़ दल के वक्ताओं ने कई बातें केंद्र के बारे में कही। सभापति महोदय, ये तो हर अर्थशास्त्र को जानने वाला जानता है कि हमारे पास अगर पैसा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारे पास पैसा होगा, हम हमारे विकास के कामों को अंजाम दे पाएंगे। अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट में केंद्रीय करों का हिस्सा और ये केंद्रीय अनुदान 61,552 और 33,981 कुल मिला के सभापति महोदय राशि होती है 95,533। यानी जिस सरकार के लोग केंद्रीय सरकार को पानी पी पी कर बात करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमारा वित्त फाइनेंस कमीशन से मिली हुई रिकमेंडेशन के आधार पर पैसा आता है, पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाले लोगों को यह तो सोचना चाहिए कि कुल रेवेन्यू रिसिप्ट का लगभग 40% से ज्यादा पैसा ये केंद्रीय करों में हिस्सा और हमारी केंद्रीय करों के अनुदान से आ रहा है। सभापति महोदय, ये जो सबसे बड़ी चिंता की बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के लिए भी चिंता की बात है। मुख्यमंत्री जी, आपकी बजट साइज है 3,90,856 करोड़, और आपने की कुल राजस्व प्राप्तियां जो मैंने पहले बताया 2,33,988 करोड़, यानी दोनों में अंतर है जो 1,56,868 करोड़ रुपए, ये 1,56,868 करोड़ रुपए ये आप कहां से लेंगे? आपके पास दो ही चारे हैं, पब्लिक अकाउंट से आप कर्जा लें, नेट बोरोइंग लें, और ये जो मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे ये बात सही है। FRBM एक्ट आया, हमें राज्य सरकारों को अनुशासन की पर्दी में बांधने के लिए आया। GSDP का 38.5% से ज्यादा आप बोरोइंग कर नहीं सकते। यक्ष प्रश्न यह उठता है कि इस 38.5% की इस नेट बोरोइंग की लिमिट को, हो सकता है मे बी रॉन्ग, वांटेड टू बी रॉन्ग, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं, पर मैंने जो कुछ देखा ये 38.5% की जगह पर ये 41% के आंकड़ों को छू रही है। सभापति महोदय, मैंने पहली बार, हमें बजट साइज बढ़ानी है। बजट साइज बढ़ाने के लिए हम किस किस प्रकार के काम करते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बुद्धिजीवी लोगों की टीम मुख्यमंत्री जी के पास है। मैंने पहली बार एक नई एंट्री देखी, और वो नई एंट्री है बजट 2023-24 पैरा
262 में, जहां वेज एंड मीन सहित कुल बजट साइज 3,90,000 है, उसमें वसूलियों की नई एंट्री 12,690 करोड़। मैं ये नहीं कहता कि सरकार के द्वारा अलग अलग ग्रांट्स में या अलग अलग डिमांड्स की या अलग अलग सरकार के समय के अंदर वसूलियां होती नहीं है, पर अध्यक्ष महोदय मैं पहली बार ये देख रहा हूं सिर्फ बजट साइज को बढ़ाना है। और अध्यक्ष महोदय बजट साइज को बढ़ाना है, उसके अंदर ये 12,690 करोड़ की नई एंट्री। मुख्यमंत्री जी, बजट के आंकड़ों के अंदर कुछ भी बात हो सकती है, यहां एक्चुअल जब आते हैं सीएजी की रिपोर्ट में, मैं सीएजी की रिपोर्ट के 2021-22 की सीएजी की रिपोर्ट है मेरे पास, और पेज 7 उसमें लिखा है कि रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां से है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, तमाम आंकड़ों के आधार पर हमारे विद्वान सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ बजट साइज के अनुसार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी बात कही, पर यह मेरा कागज नहीं है, यह कागज है सीएजी का, और इसमें लिखा है उन्होंने कि 44.32% तो टैक्स रेवेन्यू है सभापति अध्यक्ष महोदय, और 34.87 ये सिर्फ लोक ऋण, और 12.50 ये केंद्र से अनुदान। और ये पैसा जाता कहां है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय? 19.50 हम विकास की बात करें, हम ओल्ड पेंशन के लेकर खाक बजा रहे हैं, मैं उस पर ओल्ड पेंशन का विरोधी नहीं, हमें सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं। आज राजस्थान खड़ा कहां है? सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान के अंदर 100 रुपए में से 19.50 पैसे तो वेतन भुगतान में जाते हैं, और 19.31 पैसे ऋण के पुनर्भुगतान में, जो पहले ऋण ले लिया, और 9.67 पैसे ब्याज की अदायगी में जाते हैं, और 8.04 पैसे पेंशन में। यानी जो पैसा आया उसका 56.5% पैसा जो 1 रुपए में इन 4 गतिविधियों में चला जाते हैं। हम विकास की लंबी लंबी बात करें। अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, मैं बधाई देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में 15वीं विधानसभा का यह सत्र इस बात के लिए याद किया जाएगा कि आपकी सरपरस्ती के अंदर पक्ष और विपक्ष ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होकर इस विनियोग विधेयक तक सकारात्मक दृष्टि से भाग लिया। 15वीं विधानसभा का यह सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में याद किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, आप विराजे इसलिए कह रहा हूं, यह आप ही का नेतृत्व था कि 83 जो प्रेसिडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस यहां हुई, और उसमें इस बात को कहा गया कि विधान मंडलों की बैठकें निरंतर कम होती जा रही है, वर्ष में कम से कम 60 बैठकें हों। आपकी भी इसके प्रबल समर्थक रहे। और निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी, जब विधानसभा की बैठकें चलती है तो प्रशासन तंत्र पर विधायिका का नियंत्रण भी रहता है, पर इस 15वीं विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी एक रिकॉर्ड आपने भी बना डाला। मैं विधानसभा के पिछले कई बार का सदस्य हूं, सबसे कम विधानसभा के अंदर अगर कोई उपस्थिति रही तो मुख्यमंत्री जी आपकी रही। ये तो आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी रह गई या मजबूरी रह गई कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर देने आपको आना पड़ा, आपको बजट पठन के लिए आना पड़ा, बजट रिप्लाई के लिए आना पड़ा, और आज आना पड़ा। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप नाथद्वारा से आते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंगला के दर्शन होते हैं, ग्वाला के होते हैं, राजभोग के। मुख्यमंत्री जी, राजभोग के दर्शन आपके हमें आप भी आज ही हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस 15वीं विधानसभा के कार्रवाई वृत्तांत को कोई पढ़ेगा, सबसे कम अगर वृत्तांत में भाग हो तो होगा तो मुख्यमंत्री जी का होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री के रूप में पहला कमिटमेंट है किसी का तो उस बजट के लिए है जिसको वित्त मंत्री के रूप में वो सदन में प्रस्तुत करते हैं।
पर आपका बजट के प्रति कितना कमिटमेंट है? हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़े स्तुतिगान किए। मैं समझता हूं कि जब बजट प्रस्तुत करते हैं, पिछला बजट आपके हाथ में आ गया और कुछ पन्ने आपने पढ़ दिए, मानवीय भूल हो सकती है, तो ये बात इस बात को इंगित करती है बजट सदन में प्रस्तुत करना और सदन में प्रस्तुत करने के पश्चात विस्मृत कर जाना, ये आदत मैं अपने आप को ठीक नहीं समझता। और मैं जिम्मेवारी इसलिए भी कह रहा हूं, मैंने इस सदन में इस बार ही मंजर देखा। मुख्यमंत्री जी, आपको मैं गांधीवादी भी मानता हूं और ईमानदार भी मानता हूं, पर सावचेत कर रहा हूं। आप कम विराजे, पर आपके पीछे से जो आपकी टीम है ना, ये टीम के 2.5 दर्जन विधायक आपके खिलाफ ही बोल गए, सरकार के खिलाफ ही। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 4 बजटों पर अगर कोई श्वेत पत्र जारी होगा, और मैं वादा करता हूं कि श्वेत पत्र जारी करने की जिम्मेदारी भी हमारे पर आने वाली हम करेंगे। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आगाह करके आगे मेरी बात कहूंगा। मुख्यमंत्री जी, 7 महीने बाद, 7.5 महीने बाद आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। आप पूरे राजस्थान में जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं जिम्मेवारी से, राजस्थान के अंदर आपको तख्ती लिए हुए लोग खड़े मिलेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमसे जो बजट में वादा किया वो पूरा नहीं हुआ, और उसके साथ काला झंडा और नहीं हो जाए, इसकी मुझे चिंता है। और मैं एक बात के लिए जरूर सिरोही से आने वाले मान्य सदस्यों आपको बधाई दूंगा। सलाहकार बने, डी फैक्टो सलाहकार नहीं बन पाए, डी ज्यूरो सलाहकार नहीं बन पाए, वैधानिक रूप आपको नहीं मिला मान्य सदस्य। पर अफसोस मुझे इस बात का है कि आप मुख्यमंत्री जी ने इस बजट निर्माण जैसी महत्वपूर्ण में भी कार्य में भी आपको याद नहीं कि आपके सलाहकार नवरत्न मंडल अध्यक्ष महोदय, और नवरत्न मंडल जब आप उद्योगपतियों को बुलाते हो, नौजवानों को बुलाते हो, किसानों को बुलाते हो, आपको नहीं बुलाया। और मैं आपको सलाह दूंगा सभापति महोदय, मैंने पुरानी फिल्में देखी है, बड़ा शानदार जो एक्टर होता है ना सभापति महोदय, वो हेलीकॉप्टर पर रस्से पर लटके जब लगता है ना हेलीकॉप्टर क्रैश होगा, आग के दरिया में क्रैश होगा, तो वो कूद के अपनी जान बचा लेता है। आपका मैं शुभ चिंतक हूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपका ध्यान इस बजट में 2023-24 के पृष्ठ 119 की और पैरा 216 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें 2021-22 की कॉलम 7 में आपने आरी में मार्गोपाय